वेलकम बैक टू शो। अब हम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बात करेंगे जो ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी पाकिस्तान को सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं कामरान गुलाम की बात कर रहा हूं। कामरान गुलाम ने कल बहुत ही शानदार 50 बनाई, लेकिन एक होती है जिस तरह 50 बना के वो आउट हुए, यही लग रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। अब शुएब जट साहब, अगर आपसे मैं बात पूछना चाहूँ कामरान गुलाम की, जहाँ में पूरी पाकिस्तान की बैटिंग हमें लड़खड़ाती हुई नजर आई, कामरान बहुत ही फ्लैशी नजर आए, बहुत ही एलिगेंस उनमें नजर आई। ऑल दो कि 50 के बाद कैरी ऑन नहीं कर सके, लेकिन वही बात जो मैं करता हूं और आप करते हैं कि डोमेस्टिक परफॉर्मर को जब आप इज्जत देंगे तो वो ऊपर आके परफॉर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन हसनैन कि आपने मुझे याद दहानी करा दी। मेरे ज़हन से वो पॉइंट निकल गया था। बहुत थैंक यू मैं आपका करूंगा। कामरान गुलाम की आप कल मीडिया ब्रीफिंग देखें, जब मैच खत्म हुआ उसके बाद आए तो उन्होंने कहा कि मुश्किल विकेट था, लेकिन मैंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली वहां पे जो मैंने स्ट्रगल की उसने मुझे सिखा दिया था कि कैसे मुश्किल कंडीशन से दो चार होते हैं। इस तरह की उन्होंने बातचीत की। तो वो बात जो वक्फे से पहले मैं कर रहा था कि जो डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देगा उसको क्रिकेट भी इज्जत नहीं देगी। 5 साल आज के दिन मैं कहता हूं योम स्याह मनाएं आपके। 5 साल जनाब बाबर आजम साहब ने गवारा ही नहीं किया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को जाके देख लें, वहां पे जाके अपने टेम्परामेंट को, अपनी क्लास को, अपने स्किल्स को दोबारा से शार्प कर लें, अपने बल्ले को जो जंग लगा है उसको उतार लें, बल्ले पे जो गर्द लगी हुई है उसको उतार लें, अपनी किस्मत पे जो गर्द पड़ चुकी है उसको उतार लें, जाएं और क्रिकेट को इज्जत दें। उन्होंने इज्जत नहीं दी। कामरान गुलाम मुसलसल इग्नोर होने के बावजूद वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे रहे थे और उस इज्जत की वजह से आज उनको ये सिला मिला कि वो मुश्किल कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं। टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी करते हैं, वनडे डेब्यू पे सेंचुरी करते हैं, टीम मुश्किल में होती है तो आते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन बाबर आजम तो कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि वो क्रिकेट को इज्जत नहीं दे रहे। और जट साहब, आपने इतना ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया ना, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट वाला, मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में डेड विकेट्स हैं। आप जरा डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की विकेट देख लें और केरल की विकेट देख लें, आपको ऐसी ग्रासी विकेट्स मिलेंगी जो आपको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में नहीं मिलती। और वही वजह है कि वहां पे वो परफॉर्म करके डोमेस्टिक में भी, सॉरी, इंटरनेशनल में भी परफॉर्म कर रहे हैं। हसनैन बिल्कुल सही कहा। और ये जो अकल के अंधे ऐसी बातें करते हैं ना कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद है, वो जाके देखें कि टीमें जो आपने ग्राउंड्स के नाम लिए हैं वहां पे टीमें जो है वो 100 रन भी नहीं बना पाती। ठीक है ना, हमेशा से वहां पे आपको मुश्किल पेश आती है। हाँ जरूर है कराची में रन्स बन जाते हैं, लेकिन कराची में भी एक सुबह का घंटा और एक शाम का घंटा जो होता है वो बैट्समैनों पे बड़ा भारी पड़ जाता है। इसी तरीके से आप और जगह पे क्रिकेट देखेंगे, हर ग्राउंड्स की अलग अलग डायमेंशन मिलती हैं। कजाफी स्टेडियम में हमेशा आपको डेड विकेट्स ही ज्यादातर मिलती हैं, ज्यादातर वहां मैचेस ड्रॉ होते हैं। बट प्रॉब्लम ही यही है कि आप जब डोमेस्टिक को इज्जत ही नहीं देखें, अगर आप डेड विकेट में भी खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि जो लोग ये अकल के अंदर बात करते हैं, वो डेड विकेट पे बाबर आजम खेलेगा, 2 दिन जब वो विकेट पे खड़ा रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। उसके अंदर सब कुछ है, क्रिकेट उसके पास है, नहीं है तो इसके बाद एतमाद नहीं है। वो एतमाद विकेट पे खड़े होके मिलेगा, वो एतमाद एड्स में जाके जो है ना काम करके नहीं मिलेगा। वो एड्स जो है वो कंपेनें चलवा के नहीं मिलेगा। वो एतमाद जो है वो कंपेन्स चलवा के नहीं मिलेगा। वो एतमाद जो है वो साथी खिलाड़ियों के पीठ में छुरे घोंप के नहीं मिलेगा। वो बल्ला चलाने से मिलेगा, और वो बल्ला जो है वो ग्राउंड में जाके चलाना पड़ेगा। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना अपनी तौहीन समझते हैं तो मैं फिर बार बार वही कहूंगा कि क्रिकेट आपको इज्जत नहीं देगी, क्योंकि आप क्रिकेट को इज्जत नहीं दे रहे। अच्छा, मैं थोड़ा सा मोहम्मद अब्बास के हवाले से जट साहब बात करना चाह रहा हूँ। कल मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था, वैसे अब्बास मेरे प्रोग्राम में भी आए, आपके साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शिरकत की। वो उसको उस लीग में शामिल करे थे जिस लीग में आसिफ थे, मैगरा थे, कि ये बल्लेबाज को टीज करते हैं, बॉल 4 बाहर निकालेंगे, 1 अंदर ले आएंगे, बल्लेबाज को पता नहीं चलता। और 90 विकेटें उन्होंने मेरे ख्याल गालबन 25 मैचेस में ली हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बहुत ही बेहतरीन कैरियर था, लेकिन 3 साल तक उनको नज़रअंदाज किया गया। इसका कसूर किसका है? उन अकल के अंधों का है, उन अहमकों का है, उन खैर मेरे मुंह से ज्यादा सख्त लफ्ज निकल जाएंगे, उन क्रिकेट के दुश्मनों का है जो हमेशा टैलेंट को तबाह बर्बाद करते हैं। 400 प्लस विकेटें हैं मीर हमजा की, आप मीर हमजा को एतमाद ही नहीं दे रहे। आप उसको जहां पे, अब इस मैच में मैं आपको बता दूं, जब ये टेस्ट खत्म होगा आप पछता रहे होंगे कि आपके पास लेफ्ट आर्म जो है वो बॉलर क्यों नहीं था।
आपने क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया? वो अंदर बाहर दोनों जगह बॉल को करता है। इसी तरीके से अब्बास जो है उसको आपने मुसलसल नजरअंदाज किया। आप यहाँ बातें करते हैं, जो प्रोपेगेंडा करने वाले ये आ जाते हैं, लॉबिस्ट जो हैं वो सारे आके बातें करते हैं स्पीड को लेके। तो मैगरा की स्पीड क्या 100 की थी? मैगरा की स्पीड, मैगरा की भी यही स्पीड थी। मैगरा भी जो है ना वो 125 से 130-32 के इर्द गिर्द घूमता रहता था। दुनिया के बहुत सारे बॉलर जो हैं वो 125 से 130-32 के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो अब्बास की भी बॉलिंग की स्पीड वही है, फिर मीर हमजा की बॉलिंग की स्पीड भी वही रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब्बास को जब बाहर किया गया था तब उनकी फॉर्म खो चुकी थी। तब आप जाके देखें, उनको रन्स भी पड़ रहे थे, सारे मामला थी। उसकी वजह क्या थी कि आपने कंडीशंस ही ऐसी बनाई हुई थी। आपने देखें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो होता है ना, आपको इसकी बात की समझ नहीं आती। जो रड़ा विकेटें होती हैं, आप वहां पे इन बच्चों को लगा देते हैं, सही है, और जो स्टीमिंग ट्रैक होते हैं वहां से आप इनको छीन लेते हैं। तो अब अगर इस उस पे विकेट पे मीर हमजा भी साथ होता, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होता, मैं देखता कि जनूबी अफ्रीका कैसे रन बनाता। फिर दोनों, चाहे अब्बास हो चाहे मीर हमजा हो, दोनों के बाद अच्छी बात क्या है कि वो नए बॉल से बॉल को दोनों तरफ घुमाना जानते हैं। तो ये पाकिस्तान को आप देख लीजिएगा इस टेस्ट में बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा कि लेफ्टी पेसर के साथ नहीं गए। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा हैरानकुन था मीर हमजा को ड्रॉप करना। खुरम शहजाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा नसीम शाह के हवाले से। नसीम, जब से वापसी उन्होंने की है, पीएसएल में भी हमने देखा और इवेंट्स में भी देखा, नसीम वो नसीम नज़र नहीं आ रहा। क्या वो कमबैक करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए हैं, या फिर अभी भी उनको वक्त दरकार है, या फिर उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान स्क्वाड के साथ ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान टीम में सब अच्छा है, तो फिर मैं समझता हूं कि आपसे मुराद जो लोग ये समझते हैं, उनको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। दिमाग के इलाज तो उनके होते नहीं है, लेकिन कम से कम आंखों का इलाज जरूर करवाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में सारी चीजें अच्छी नहीं है, जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। ये वक्ती कामयाबियां जो मिल रही हैं, इसके पीछे तमाम चीजें छुप रही हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर एंड डिफीट इज अ ऑर्फन। तो इनका यही मामला है कि फतूहात के बहुत सारे बाप इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सारे बाप हैं इस टाइम। जब ठीक। शिकस्तें होंगी खुदा ना खास्ता, तो तब ये सब क्रिकेट यतीम नजर आएगी। तब सब कोई एक दूसरे पे डाल रहा होगा। तो मैंने अभी कहा ना कि पाकिस्तान की लक अच्छी है कि पाकिस्तान को अपोनेंट वीकर, हाँ। मतलब नाम बड़े हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ उनके साथ नहीं है, जिसका पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो ठीक। जब आप असल इम्तिहान में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप वहां पे जीतेंगे तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे, अच्छा जट लेकिन साहब, अगर वहां आखिर पे एक्सपोज होंगे तो आप अपना टाइटल खो देंगे। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। एक नई स्टोरी आई है मार्केट में कि एक सिलेक्टर के हवाले से प्लेयर्स शिकायत करते हुए नजर आए कि वो हमें बहुत ज़्यादा डिक्टेट करते हैं, आप डोमेस्टिक जाके खेलो, आप लीग्स ना खेलो, आप ये करो वो करो। सिलेक्टर्स आपको पता है कौन है, मैं गिनवा देता हूँ। आकिब जावेद हैं, अजहर अली हैं, आसिफ शफीक हैं। इनमें से दो ही हैं ऐसे, आसिफ शफीक और अजहर अली, जो इनके साथ खेले, और वो ये कहते हैं कि वो हमारे साथ खेले भी हैं और अब हमें टीज भी कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आकिब जावेद के मुतालिक कोई खिलाड़ी इस टाइम बोल नहीं सकता। सबको पाकिस्तान क्रिकेट में ये हमेशा से रहा है, किसी एक शख्स के आगे कोई नहीं बोलता। कुछ अरसे पहले तक वो वहाब रियाज थे, उससे पहले आप जाएंगे तो मिसबाह उल हक थे, अब जो है वो आकिब जावेद है। तो आकिब जावेद जो भी कहेंगे उसके मुतालिक कोई बात नहीं करेगा। हाँ, एक सिलेक्टर जरूर जो मेरी इतलात है जिसका ताल्लुक कराची से है, उसने खिलाड़ियों को फोन किया था। उसने 5-6 खिलाड़ियों को कहा था कि आप जो है वो जनूबी अफ्रीका टूर पे जाने से पहले 4 डे क्रिकेट खेल ले। उसमें जो है वो नसीम शाह को भी फोन किया गया था, मीर हमजा को भी फोन किया गया था, शाहीन अफरीदी को भी फोन किया गया था, उसमें बाबर आजम को भी फोन किया गया था। तो उसके बाद शाहीन अफरीदी ने बात शायद नहीं मानी, या उनकी कुछ मसरूफियात थी, वो अवेलेबल नहीं थे, तो इस चक्कर में उनको रेड बॉल से बाहर कर दिया गया। ठीक है ना। और ये जो बाबर आजम है, इन्होंने भी बात नहीं मानी। लेकिन मैंने कहा ना कि ये क्रिकेट तो बहुत बड़े हैं, इनके पीछे जो पवा है, पर्ची कह दे, वो इतनी स्ट्रांग है कि ये किसी को खातिर में नहीं लाते। तो उन्होंने किसी को खातिर में नहीं लाया, वो किसी को खातिर में नहीं लाया, क्रिकेट उनको खातिर में नहीं ला रही। तो वो जो सिलेक्टर की आप बात कर रहे हैं, 2 सिलेक्टर, एक का ताल्लुक लाहौर से है, एक पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, और एक का ताल्लुक कराची से है। ये जरूर लड़कों से राब्ते करते हैं, ये लड़कों को कहते भी हैं, ये चाहते हैं। और एक बात याद रखना कि इन दोनों का करियर जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाबर आजम के दौर में ही खत्म हुआ है। बिल्कुल प्री मेच्योर खत्म किया गया और उसके बाद कैप्स भी दी गई। शोएब जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अच्छा लगता है जाते हैं और गपशप करते हैं। ख़वातीन औज़ात, शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की स्पोर्ट्स बस का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।